नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। प्रश्न है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ये उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? तो हमारे शरीर में ग्राही अंग हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ग्राही का अर्थ होता है ग्रहण करना, ठीक है। तो हमारे शरीर में ग्राही वे अंग होते हैं जो बाहर या अंदर से मिलने वाली सूचनाओं को पहचानते हैं। जैसे त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, ताप का अनुभव करते हैं या शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, इन सारे एहसास को हमारे जो ग्राही अंग है वह सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। ग्राही इन सूचनाओं को आवेग में बदलकर संवेदी तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक भेजता है। पुनः मस्तिष्क इन सूचनाओं का विश्लेषण करके प्रतिक्रिया देने का आदेश देता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में ग्राही का यही कार्य है। अगला प्रश्न इसी में शामिल है, ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ये उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो। तो यदि ग्राही ठीक से काम न करे तो शरीर को बाहर से आने वाली सूचनाएं नहीं मिलेगी, फिर मस्तिष्क को सही जानकारी नहीं मिलेगी, और जब मस्तिष्क को सही जानकारी नहीं मिलेगी तो शरीर समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा, जिससे क्या होगा, व्यक्ति को चोट लग सकती है, जल सकता है या खतरे में पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? तो पादप में प्रकाशानुवर्तन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पौधे का कोई भाग जैसे तना या जड़ प्रकाश की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में मुड़ता है। पादप में कोई भी भाग, चाहे तना हो या जड़ हो, प्रकाश की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में जब मुड़ता है तो वह कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। तो जब किसी एक दिशा से प्रकाश पड़ता है तो पादप हार्मोन ऑक्सिन उस भाग की विपरीत दिशा में एकत्रित हो जाता है, और जिस ओर ऑक्सिन अधिक होता है उस ओर की कोशिकाएं तेजी से बढ़ती है। इससे पौधे का जो तना होता है वह प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। अर्थात आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि तना में जो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन हो रहा है यह प्रकाश की ओर मुड़ता है, और जड़ प्रकाश के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है, इसलिए इसमें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है जो प्रकाश से दूर मुड़ती है। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु क्या है? इसके मुख्य कार्य को बताएं। तो मस्तिष्क के पीछे का भाग मेडुला ऑब्लांगाटा, मस्तिष्क के पीछे का भाग मेडुला ऑब्लांगाटा से निकलने वाली जो बेलनाकार रचना होती है वही क्या कहलाती है? मेरुरज्जु, अर्थात रीढ़ की हड्डी। इसका क्या कार्य है? तो यह प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे हाथ जलने पर तुरंत हटा लेना, यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है, इसको यह नियंत्रित करता है। कौन? तो मेरुरज्जु। दूसरा इनका कार्य है शरीर से संदेश मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आदेश शरीर तक पहुंचाने का कार्य मेरुरज्जु का है। अब उसी से संबंधित अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? अर्थात मेरुरज्जु किसी कारणवश चोट लगने पर या किसी भी प्रकार की व्यवधान आने पर या आघात हो जाए तब क्या व्यवधान हमारे शरीर में होगा?
तो मेरुरज्जु आघात में संवेदना बोले तो स्पर्श, दर्द, ताप, ये सभी संवेदना होती है। तो मेरुरज्जु आघात में संवेदना और चलने फिरने के संकेतों के आने जाने में क्या होती है, रुकावट होती है। जैसे ही मेरुरज्जु आघात हुई तो ये जो कार्य है स्पर्श, दर्द, ताप, इन सभी के संकेतों के आने और जाने में रुकावट होती है और इससे हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं या हिलना बंद हो सकता है। अर्थात स्पर्श और दर्द महसूस नहीं होता है, अंगों में हरकत भी नहीं होती है। आदमी या व्यक्ति लकवाग्रस्त भी हो सकता है, यानी शरीर और मस्तिष्क के बीच का जो संचार होता है वह टूट जाता है। किसके कारण? तो मेरुरज्जु आघात होने पर। अगला प्रश्न है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो जीव के शरीर में कई अंग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अगर ये अंग बिना तालमेल से काम करे तो शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए शरीर में नियंत्रण और समन्वय बहुत जरूरी होता है। इसलिए नियंत्रण एवं समन्वय के लिए हमारे शरीर में या किसी भी जीव में तंत्र की आवश्यकता होती है। नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि शरीर के सभी अंगों को एक साथ मिलकर काम करना होता है और बाहरी वातावरण में जो बदलाव होते हैं उनके अनुसार शरीर को प्रतिक्रिया देनी होती है। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? यानी अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं दोनों में क्या अंतर है? तो अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रिया दोनों ही ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे इच्छा के बिना होती है, लेकिन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएं अर्थात अंतर होती है। अनैच्छिक क्रियाएं, यह क्रिया बिना सोच विचार के स्वतः होती है, यानी अपने आप होती है और हमेशा होती रहती है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया, यह क्रिया अचानक किसी उत्तेजना के जवाब में होती है। ठीक है। दूसरा, हृदय की धड़कन, भोजन का पचना, सांस लेना, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया, गर्म वस्तु को छूते ही हाथ खींच लेना, यह प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण है। अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है और प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। तो आपको 3 अंतर दिया गया है जो काफ़ी सरल भाषा में प्रयोग की गई है। ठीक है। एग्जाम में ये प्रश्न 3 मार्क्स के मिलते हैं। ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए आपको इतना ही आंसर लिखना काफ़ी है। अगला प्रश्न है, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? तो छुई मुई में गति एक रासायनिक और जल आधारित प्रतिक्रिया है जिसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता, और मानव टांग की गति एक तंत्रिका और मांसपेशी आधारित प्रक्रिया है जो तेज और नियंत्रित होती है। आज आपने नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा। इन प्रश्नों को बार बार दोहराएं क्योंकि यही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।